हेलो बच्चों, कैसे हो सब? कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? कुछ पढ़ भी रहे हो कि नहीं? कुछ तो पढ़ लो, कुछ यूटिलाइज़ करो इस टाइम को। स्कूल क्या पता खुले नहीं खुले, हो सकता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, आज नहीं तो कल, लेकिन पढ़ना तो है ही अपने को। तो बेहतर है ना ये समय हम इसको यूटिलाइज़ करें, है ना। हमने लास्ट लेक्चर, हमारा जो टॉपिक चल रहा है सेल बायोलॉजी वाला यूनिट चल रहा है, और हमने अब तक का सेल ऑर्गेनल सारे हमने लगभग पढ़ लिए हैं। और अब हम लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाद हमें पढ़ना है अब क्रोमोसोम के बारे में। न्यूक्लियस में हमने पढ़ लिया था, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया था, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन क्या प्रेजेंट होता है, हमने उसके सारे स्ट्रक्चर फंक्शंस हमने सारे देख लिए थे। न्यूक्लियस को देख लिया था, क्रोमेटिन हमने देख लिया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लिया था, न्यूक्लियर पोर देख लिया था, ये हमने सब इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। नाउ अब हमें पढ़ना है क्रोमोसोम के बारे में। क्रोमोसोम जो है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम जो है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो क्रोमेटिन है वो बहुत ही कंडेंस फॉर्म में आप यूँ कहिए कि उस एकदम जिसे आप कह सकते हैं एकदम स्पाइरल और भी ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है। क्रोमेटिन जो है वो जनरली कॉइल्ड फॉर्म में रहता है, लेकिन कॉइल्ड फॉर्म में कैसे वो रहता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉइल्ड रहता है। नाउ जब उसे सेल डिवीजन करना होता है तो सेल डिवीजन से पहले वो अब क्या कर लेता है, क्रोमोसोम फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमोसोम फॉर्म बेसिकली क्या है, इट इज़ अ कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन, कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन। अब जिसमें ये आपके क्रोमोसोम हैं, क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन जो है अभी और भी ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है, कॉइल्ड होके कंडेंस हो जाता है और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर अटेन कर लेता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हम पढ़ेंगे कि सेल डिवीजन के क्या क्या स्टेजेस होती हैं। बेसिकली ये कॉन्स्ट्रक्शन है। ये क्रोमोसोम जो है कंडेंस फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन है। अगर हम इसे बात करें कि क्रोमोसोम के बारे में किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था, तो वो है स्ट्रॉसबर्गर। स्ट्रॉसबर्गर जो हैं उन्होंने सबसे पहले क्रोमोसोम के बारे में बताया था, स्टडी किया था, और इसका उन्हें क्रेडिट भी दिया जाता है क्योंकि स्टडी उन्होंने ही बताया था कि ये क्रोमोसोम का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। नाउ क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए सेल डिवीजन का हम कब देख सकते हैं क्रोमोसोम को? बताओ, कब देख सकते हैं क्रोमोसोम को? क्या हम इंटरफेज के दौरान देख सकते हैं उसे? बताइए, क्या हम इंटरफेज के दौरान देख सकते हैं? हमने बात की थी सेल डिवीजन जो है वो 2 फेजेस है, उसके 4 फेजेस हैं। एक तो G1 है, G2 है, फिर उसके बाद S, एंड देन एट लास्ट आ जाता है M फेज आता है। हमने इन तीनों को मिला के, उल्टा लिख दिया, S and G2, और इन तीनों को मिला के हमने कहा था इंटरफेस का था। क्या कहा था? इंटरफेस का था। इस इंटरफेस के दौरान क्या हमें क्रोमोसोम दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि इस टाइम पर ये किस फॉर्म में रहता है? थ्रेड लाइक में रहता है, ठीक है, इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं। नाउ अगर हमें क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी हो तो हमें क्रोमोसोम को कहाँ देखने, कैसे स्टडी करेंगे? हम उसे करेंगे ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के भी 4 स्टेजेस होते हैं। पहला है स्टार्ट होता है प्रोफेज, ये इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में हम इसे डिस्कस करेंगे कि क्या होती है इसकी स्टेजेस, क्या क्या चेंजेस होते हैं। प्रोफेज, क्रोमोसोम बनने की जो मैकेनिज्म है वो कब स्टार्ट हो जाता है? ड्यूरिंग द सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। प्रोफेज, मेटाफेज, दीज आर द फेजेस ऑफ सेल डिवीजन, ओके। और इन सब की अपनी एक स्पेसिफिसिटी है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे इनके अंदर कि हर स्टेज के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, सिग्निफिकेंट चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and telophase, then cytokinesis. क्या है?
एम फेज यानी कि सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में भी हम बात करें माइटोसिस के अंदर ये स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड द साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज फर्स्ट, और ये इसी तरह से होती है, ऐसा नहीं होती है कि अगर आपसे मैं कहूँ लिखने को कि बताइए कि क्या स्टेप्स हैं, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहले आप टीलोफेज लिख लें या पहले आप मेटाफेज लिखें। लिखा इसी ऑर्डर में जाएगा, क्योंकि इसी ऑर्डर में हम इसको पढ़ते हैं। और इसी ऑर्डर में पढ़ते क्यों है? इसलिए क्योंकि इसी ऑर्डर के अंदर चेंजेस होते हैं या फिर सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। सो प्रोफेज, मेटाफेज, अभी हम सिर्फ मेटाफेज की बात कर रहे हैं कि मेटाफेज के अंदर ये जो क्रोमेटिन है कंडेंस फॉर्म में होके ये एक अपना एक स्ट्रक्चर अटेंड कर लेते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या? क्रोमोसोम कहते हैं। सो बेसिकली अब क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये तो हमने देख लिया कि माइटोसिस में इसको स्टडी किया जाता है। अगर आपको देखना है तो माइटोसिस के अंदर। नाउ अगर आपको इसका शेप देखना है, क्वेश्चंस स्पेसिफिकली आते हैं कि बेटा क्रोमोसोम्स को सेल डिवीजन में किस फेज पर देखा जाएगा, तो वो है मेटाफेज। अब आपसे अगर पूछा जाए कि हमें अगर शेप देखना हो क्रोमोसोम का शेप देखने के लिए किस स्टेज में जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा एनाफेज के अंदर। कहाँ? एनाफेज के अंदर। एनाफेज के अंदर हमें क्रोमोसोम्स की शेप हमें देखने को मिलेगी। अभी हम शेप्स भी डिस्कस करेंगे कि इसके क्या क्या शेप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, राइट। सो अब यहाँ पर हम बात करेंगे क्रोमोसोम नंबर्स की। अब देखो प्लांट्स, अब इनके साइज की अगर बात करें तो जनरली साइज में हम बात करेंगे, प्लांट और एनिमल को कंपेयर करते हैं तो प्लांट का साइज जो होता है, प्लांट के क्रोमोसोम्स का साइज जनरली बड़ा होता है एनिमल्स से। अगर हम कंपेयर करें तो एनिमल, प्लांट्स के क्रोमोसोम्स आर ग्रेटर देन एनिमल क्रोमोसोम। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स के अंदर एनिमल्स के अंदर ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं कंपेयर टू प्लांट्स। ओके, बात क्लियर है यहाँ पे? नाउ अगर हम इसके नंबर्स की बात करें तो इनके नंबर्स वेरी स्पेसिफिक कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट इन ईच स्पीशीज, ईच स्पीशीज। अब ये स्पीशीज भला क्या है? जैसे हम बात करें, सिंपली समझते हैं, ठीक है। जैसे प्लांट की बात करें, मेज, वीट। वीट को हम मेज नहीं कह सकते, मेज को हम वीट नहीं कह सकते, ठीक है। उसी तरह से फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई का नाम है, अगर आपने कभी फ्रूट मार्केट गए हो, आपने मार्केट में कभी देखा हो फ्रूट वाले की यहाँ पर एक छोटी छोटी सी मक्खियाँ रहती हैं, उसको हम कहते हैं फ्रूट फ्लाई। और इसका जो साइंटिफिक नेम है उसे हम कहते हैं ड्रोसोफिला। इसके बारे में हम काफ़ी पढ़ेंगे अब जेनेटिक्स के बारे में। जेनेटिक्स की जब स्टडी की जाती है तो उसमें ड्रोसोफिला पे ही एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि इसके क्रोमोसोम नंबर्स जो हैं बहुत ही कम है, ईजिली हम इसे स्टडी कर पाते हैं। फ्रूट फ्लाई ये एनिमल के अंदर आ जाता है। दीज आर द प्लांट्स, फ्रूट फ्लाई, मैन, ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, चिंपैंजी, चिंपैंजी। अब देखो ये सारे अलग अलग हैं, ये अलग अलग स्पीशीज़ है। मेज एक अलग स्पीशी है, अलग जाति है इसकी। वीट ये अपने आप में एक स्पीशी है। फ्रूट फ्लाई अपने आप में, जितनी भी फ्रूट फ्लाई है, जितनी भी वीट है या जितने भी मेज हैं, है ना, इन सब के अंदर क्रोमोसोम नंबर वुड बी डिफरेंट, ठीक है। दैट्स वाई दे आर डिफरेंट टू ईच अदर, दे आर डिफरेंट। क्यों है डिफरेंट? क्योंकि इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट है। इनका जो क्रोमोसोम, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। लेकिन क्रोमोसोम नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेज के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 20 क्रोमोसोम्स यहाँ पर होते हैं।
और अगर हम वीट की बात करें तो देयर इज़ 42 क्रोमोसोम्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है। और ड्रोसोफिला के अंदर 8 क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 होते हैं, चिंपैंजी के अंदर 48 क्रोमोसोम्स होते हैं। नाउ ये नंबर्स जो है हर स्पीशीज़ के अंदर, मंकी के अंदर अलग नंबर होगा, तो सभी ह्यूमंस के अंदर हम देखते हैं कि 46 नंबर इज़ फिक्स। ऐसा नहीं है कि किसी मेल के अंदर अलग नंबर होगा और फीमेल के अंदर अलग नंबर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पर नंबर वुड बी फिक्स्ड ही रहते हैं हमेशा। एंड अगर हम बात करें, अब अगर हम देखें तो ये 20, 42, 8, 46, 48 जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्या है 2n, दीज आर 2n, यानी कि इसे हम कहते हैं डिप्लॉइड, दे आर डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब ये है, डिप्लॉइड का मतलब है कि एक क्रोमोसोम की कॉपी है, मतलब एक पेयर के अंदर प्रेजेंट है। क्रोमोसोम कैसे प्रेजेंट है? पेयर्स के अंदर प्रेजेंट है। नाउ बोथ द पेयर्स आर सिमिलर, यानी कि इसके पास अगर जीन हम बात करें, इसका जो केमिकल, जो इसका कंपोजिशन है, दोनों का सेम है, ठीक है। दोनों का कंपोजिशन हम नेक्स्ट चैप्टर जब हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे। हम नाइट्रोजन बेसिस है, उनके बेसिस पर हम डीएनए का क्या बनता है, डीएनए का कंपोजिशन होता है। सो यहाँ पर इनका कंपोजिशन 2 क्रोमोसोम्स का पेयर है। जैसे कि मोजे होते हैं, मोजे का दोनों का पेयर कैसा होता है? सेम होता है। ऐसा तो नहीं कि एक काला है तो एक नीला होगा, दोनों ही काले रंग के होंगे या दोनों ही ब्लू रंग के होंगे, है ना। तो दोनों का ऐसा भी नहीं है कि साइज़ छोटा बड़ा होगा, दोनों का साइज़ भी कैसा होगा, सिमिलर होगा। दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए होते हैं, ठीक है। दोनों में डिज़ाइन सेम रहता है, ठीक है। अगर एक पे एडिडास लिखा हुआ तो एक पे प्यूमा नहीं लिखा हुआ होगा, दोनों पे एडिडास लिखा हुआ होगा या फिर पूमा लिखा हुआ होगा। सो बेसिकली ये पेयर के अंदर होते हैं, ठीक है। अब जैसे 46 क्रोमोसोम हैं, यानी कि 46, हम इन सारे क्रोमोसोम्स को हम क्या कह रहे हैं, जितने नंबर्स हैं 46 तो नंबर हैं, लेकिन ये पेयर के अंदर है। दैट मीन्स यहाँ पर कितने पेयर हो गए ह्यूमंस के अंदर? इसके अंदर कितने पेयर हो जाएंगे? इसके अंदर हो जाएंगे 10 पेयर। इसके अंदर पेयर की बात करें तो, है ना, इसमें हो जाएंगे कितने? 21। इसके अंदर हो जाएंगे 4, इसके अंदर हो जाएंगे 23, इसके अंदर हो जाएंगे 24। तो दीज आर द पेयर्स, है ना। और ये नंबर हम इसे कहते हैं 2n। जब डिप्लॉइड, इसलिए हम डिप्लॉइड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये कॉपी फॉर्म में है ना। एक डुप्लीकेट कॉपी भी है हर एक क्रोमोसोम की। अगर मैं इसके नंबर को हाफ कर दूं तो कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है? इसका नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करूं तो इसका हाफ हो जाएगा। इसके हाफ को हम डिनोट करते हैं n से, और इसका हाफ हो जाएगा 10, ठीक है। इसका हाफ हो जाएगा वही 21, 4, 23 एंड 24, ठीक है। तो ये क्या, इसको हम क्या कह रहे हैं इन नंबर्स को? n। सो बेसिकली 2n, ये यहाँ पर बहुत ही सिंपल, कई बार इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है 2n एंड n कॉन्सेप्ट। 2n को हम कहते हैं डिप्लॉइड एंड n को हम कहते हैं हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब हाफ। सो हैप्लॉइड इज द सेट ऑफ, हम इस हैप्लॉइड को डिफाइन कर रहे हैं, अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स in a chromosomes, set of chromosomes, ठीक है। एंड एज वेल एज इसे ही हम क्या कहते हैं? n नंबर को कहते हैं, हैप्लॉइड को कहते हैं जीनोम। जीनोम वो होता है जिसके पास, अगर कोई आपसे कहे कि मेरे पास ह्यूमन का जीनोम है, दैट मीन्स उसके पास, भाई अगर मैं बात करूं, अगर कंप्लीट सेट का मतलब क्या है? जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें 46 क्रोमोसोम है, अगर मैं 23 ले लूँ तो हर पेयर में से एक एक उठा लो तो
सारे आ गए ना, तो हम इसलिए उसको कहते हैं, उसको हम कह रहे हैं हैप्लॉइड, अ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं एंड हम उसे क्या कहते हैं, जीनोम। तो अगर आपके पूछा जाए व्हाट इज जीनोम, तो आप कहेंगे इट इज अ हैप्लॉइड नंबर और यू कैन से अ सेट ऑफ क्रोमोसोम, जो बेसिकली क्या है, हैप्लॉइड नेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है डिफरेंस बिटवीन द डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। नाउ अब यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स की। सो देखो यहाँ पर हम टाइप्स बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर दो टर्म्स देखनी है। द फर्स्ट टर्म इज कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या है? इट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम यानी कि अगर मुझे क्या बताना है, क्रोमोसोम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, वो कैसा दिखता है, यानी कि उसका नंबर, उसका साइज, उसका शेप, ठीक है, ये हमें देखना होता है, एज वेल एज पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। अभी हम देखेंगे, वैसे मैंने बता चुकी हूँ कई बार कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में जो क्रोमेटिड, दिस इज द क्रोमोसोम, और इसे हम कहते हैं, ये जो दो मैंने अलग अलग बनाए हैं इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड। क्या कह रहे हैं? क्रोमेटिड। एंड दीज क्रोमेटिड आर जॉइंड टुगेदर बाय अ सेंट्रोमियर। ये है सेंट्रोमियर। आई बात समझ में? और इस सेंट्रोमियर के पास में ही एक प्रोटीन डिस्क होती है, उसे हम कहते हैं, क्या कह रहे हैं? काइनेटोफोर। दिस इज अ प्रोटीन डिस्क। और मैंने आपको बताया हुआ है कि ये काइनेटोफोर है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इसी से ही स्पिंडल फाइबर्स आकर के अटैच्ड होते हैं इस प्रोटीन डिस्क से। ये प्रोटीन नेचर का है, प्रोटीन एक डिस्क है, ठीक है। साथ ही साथ पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर का मतलब है कि ये सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, इसकी सेंट्रो ये यहाँ प्रेजेंट है या एकदम एंड पर प्रेजेंट है, ये देखने के लिए जो हम क्या बता रहे हैं, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम क्या क्या पॉइंट्स को हम देखते हैं, एज वेल एज ये जो सेंट्रोमियर है यहीं पर क्रोमेटिड्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, यहाँ से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और इसे हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कह रहे हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी देखने को मिलता है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि दिस इज द सेकेंडरी, ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन इस तरह से जो हो रहा है ना, ये हम इसे कह रहे हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कह रहे हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये है जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम। सो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हमें यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन हमें देखना होता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो हम उसे कहते हैं कैरियोटाइप कहते हैं। अब यहाँ पर एक और टर्म आता है, इडियोटाइप। इडियोटाइप। नाउ व्हाट इज द इडियोटाइप? हमने इसे सिंपली कहेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन
ऑफ कैरियोटाइप। डायग्रामेटिक, डायग्राम से जब हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे क्या कह रहे हैं, ईडियोग्राम, सॉरी ईडियोटाइप नहीं ईडियोग्राम आएगा। दिस इज अ ईडियोटाइप इज डिफरेंट, ईडियोग्राम। जब हम उसे कैरियोटाइप को जब हम डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसे कह रहे हैं ईडियोग्राम कह रहे हैं, ठीक है। नाउ अब हमको उसके स्ट्रक्चर के बारे में एक एक पॉइंट को हमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इट्स वेरी इजी एंड बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? स्टार्टिंग का बताऊँ? स्टार्टिंग में हम कुछ नहीं, हमने सिर्फ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं। क्रोमोसोम मैंने बताया था इट इज़ अ कंडेंस फॉर्म ऑफ दी क्रोमेटिन, और ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें कब देखने को मिलेगा, जब सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन की 4-5 स्टेजेस है, मतलब उसके 4-5 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस ये हम पढ़ेंगे जब सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तब हम वहाँ पर पढ़ेंगे इसको। फिलहाल हमें इतना देखना है कि सेल डिवीजन की जो सेकेंड स्टेज है मेटाफेज, इस मेटाफेज के अंदर हम क्रोमोसोम को स्टडी करते हैं। अगर हमें क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो हम किस स्टेज में कर सकते हैं, क्योंकि मेटाफेज में, क्योंकि इसी स्टेज में जो क्रोमोसोम होते हैं अपनी स्ट्रक्चर में होते हैं सबसे शॉर्टेंड होते हैं, बहुत ही शॉर्ट हो जाते हैं, इतने कंडेंस होकर के काफ़ी शॉर्ट हो जाते हैं और ये हमें बहुत आसानी से दिख जाते हैं मेटाफेज के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर हमें इसका शेप स्टडी करना हो तो हम वो देखते हैं एनाफेज के अंदर, ठीक है, ठीक है। सो अब हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले हमें जो क्रोमोसोम जो है, अगर मैं इसे ऐसे सिंपली बनाऊं, थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रही हूँ अभी मैं, इसके अंदर प्रेजेंट है क्रोमोसोम आपका, ये डीएनए मटेरियल इसके साथ प्रेजेंट है, एंड यहाँ पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है, हमें समझने के लिए। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेलिकल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स, सेकंड नंबर पे है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रोमियर, सॉरी पहले हम पढ़ेंगे क्रोमेटिड, फिर हम पढ़ेंगे सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के बाद हमें पढ़ना है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, नहीं सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सैटेलाइट टेलोमेयर। उसके बाद हमें पढ़ना है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद इसके स्ट्रक्चर में आ जाएगा आपके टीलोमेयर एंड टीलोमेयर के बाद आ जाएगा आपके सैटेलाइट। इसके स्ट्रक्चर को हमने ऐसे पढ़ना है, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, टीलोमेयर एंड सैटेलाइट, ठीक है। ये सारे पार्ट हैं किसके, क्रोमोसोम के। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर। अब हम यहाँ पर देखो, मैं तुम्हें शॉर्ट में पहले बता देती हूँ कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है पेलिकल। पेलिकल जो है सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग, इसे हम कह रहे हैं पेलिकल,
मैम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, उसे हमने क्या नाम दिया है, पेलिकल कहा है। अब यहाँ पर सेकेंड नंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ लिक्विड नॉन जेनेटिक, नॉन सब्सटेंस जो है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं मैट्रिक्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर कुछ एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, क्या होंगे, एंजाइम्स हो सकते हैं, प्रोटीन होगा, हो सकता है ना। यहाँ पर एंजाइम, प्रोटीन, कुछ मिनरल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकते हैं। मिनरल का मतलब है आयंस, आयन फॉर्म भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और एज वेल एज ये हो गया हमारा मैट्रिक्स, पेलिकल हो गया, मैट्रिक्स हो गया। नाउ हम अब यहाँ पर बात करेंगे क्रोमेटिड की। सो क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिड मैंने बताया था 2 आर्म्स हैं, इन 2 आर्म्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड कहते हैं। क्या कह रहे हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर एक क्रोमेटिड, दिस इज द 1 एंड दिस इज 2 क्रोमेटिड। अभी जो हम देख रहे हैं ये क्रोमेटिड है, आपको कहीं जगह ये भी देखने को मिल सकता है। इसके अंदर क्रोमेटिड नंबर कितना है, 1, इसके अंदर कितना है, 2 क्रोमेटिड्स हैं। ओके, सो यहाँ पर ये हमें कब देखने को मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सेल डिवीजन ड्यूरिंग। हमें सिर्फ अभी इतना समझना है कि क्रोमेटिड ऐसा भी होता है और ऐसा, एक भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये किस कंडीशन में होगा, ये ड्यूरिंग द सेल डिवीजन में हमें देखने को मिलेगा। सो अब ये जो 2 हैं, इन दोनों को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्या है, सिस्टर, इन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। क्या कह रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं, ठीक है। ये दोनों सेम हैं, एक दूसरे की कॉपी है, ठीक है। और जब सेल डिवीजन होता है तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आई बात समझ में, अलग हो जाने पर वो ऐसा कन्वर्ट हो जाता है। अलग होने पर ये 2 है ना, तो अब जैसे ये अलग होने पर अलग होने पर ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, इन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड कह रहे हैं। अब इस क्रोमेटिड के अंदर ये हमें कब देखने को मिलेगा, ये हमें देखने को मिलेगा एनाफेज एंड टीलोफेज में। ये जो हमें अलग होने पर, अलग होते हुए कब दिखाई देंगे, एनाफेज एंड टीलोफेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आपको हो सकता है कि लगेगा कि क्या एनाफेज है, क्या टीलोफेज है, ये फेजेस है सेल डिवीजन की, ठीक है ना, प्रोसेस है। उस प्रोसेस को हमने 4 फेजेस में, स्टेप्स में हमने डिवाइड कर दिया है, जिसमें लास्ट की 2 कौन सी है, एनाफेज एंड टीलोफेज, और फर्स्ट 2 कौन सी, प्रोफेज एंड मेटाफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस है, ठीक है। ये प्रोसेस है सेल डिवीजन को आप ऐसे देख सकते हैं कि जो सेल डिवीजन है उसके अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। तैयारी हो गई इंटरफेस में। अब इंटरफेस में तैयारी हो जाने के बाद क्रोमेटिन को किस में कन्वर्ट होना है, क्रोमेटिड में, क्रोमेटिन को किस में कन्वर्ट होना है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना है। तो वो जब क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है तो वो पहला फेज होता है प्रोफेज। इस प्रोफेज के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, वो सारे के सारे क्रोमोसोम एक जगह पर आके इकट्ठे हो जाते हैं। फिर एनाफेज में आकर के क्या हो जाते हैं, अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। टीलोफेज में एकदम अलग हो जाते हैं और 2 अलग अलग पोल्स पे क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होना चाहिए, साइटो। अब ये सेल डिवाइड, अब इन्होंने क्या करा है,
सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि डीएनए को उन्होंने इसकी 2 कॉपी बना करके अलग अलग कर दिया है। अब यहाँ पर 2 टीलोफेज के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। 2 न्यूक्लियस, हमें सेल डिवाइड करना है, एक सेल से 2 सेल बनानी है, तो 2 न्यूक्लियस बन गए। न्यूक्लियस बन जाने के बाद जो सबसे लास्ट प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब है अब सेल डिवाइड होगी, उसका जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा। तो साइटोप्लाज्म यहाँ से डिवाइड होते होते ये देखो यहाँ से ये डिवाइड हो गई, तो ये 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। एनाफेज और टीलोफेज में हमें ये कंडीशंस देखने को मिलेगी। उसके बाद इस क्रोमेटिड के अंदर जब एनाफेज टीलोफेज में हम देखेंगे, इस क्रोमेटिड के अंदर हमें बीड जैसी स्ट्रक्चर दिखेगा, हमें बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। वो बीड लाइक स्ट्रक्चर बेसिकली बीड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, आपके नोट्स में लिखा हुआ है बीड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसे हम कहते हैं, ये बीड लाइक स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसे हम कहते हैं क्रोमोमियर। ये बस टर्म्स हैं जो आपको याद करनी है। क्रोमोमियर, क्रोमो से याद रखना है, क्रोमोमियर से याद रखना है कि क्रोमोसोम से रिलेटेड है, और क्रोमोमियर का मतलब है एक बीड की स्ट्रिंग्स हैं, है ना। यहाँ पर बीड्स आपको दिखाई देंगी, मोती जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, उसे हम कहते हैं क्रोमोमियर कह रहे हैं। ठीक है, नाउ ये हो गए हमारे पेलिकल, मैट्रिक्स एंड क्रोमेटिड कंप्लीट हो चुका है। क्रोमेटिड में कोई डाउट है? नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं सेंट्रोमियर पर। ठीक है, फेज मतलब अवस्था, स्टेज प्रो फेज, मेटा स्टेज, फेज है स्टेज कह रहे हैं कि इस स्टेज के अंदर क्या हो रहा है ना। नाउ यहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं सेंट्रोमियर के बारे में। सेंट्रोमियर एज वेल एज काइनेटोकोर भी हम इसी के अंदर ही पढ़ेंगे, काइनेटोकोर। ठीक है, इसे हमने क्या कहा था? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर। ठीक है, अब क्रोमेटिड जो है क्या है? ये जो क्रोमेटिड्स हैं, ये क्रोमेटिड अटैच्ड हैं एक स्ट्रक्चर से, उसे हम कह रहे हैं सेंट्रोमियर। क्या कह रहे हैं? सेंट्रोमियर, जो कि क्रोमोसोम का ही पार्ट है, यहाँ पे अटैच्ड हैं। और यहाँ पर जो क्रोमेटिड्स हैं जब वो सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं, अटैच्ड होते समय यहाँ पर ये कॉन्स्ट्रिक्शन आता है, इस कॉन्स्ट्रिक्शन को हम कहते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और यहीं पर क्या प्रेजेंट है? एक प्रोटीन डिस्क प्रेजेंट है, जिसको हमने नाम दिया है काइनेटोकोर नाम दिया है। ये काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जो है, हमने बात की थी, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, यहाँ से ये इसके साथ अटैच्ड होता है स्पिंडल फाइबर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच्ड होते हैं। अगर ये प्रोटीन डिस्क ना हो तो क्या होगा? क्रोमोसोम्स का डिवीजन नहीं हो पाएगा, है ना। एक भी अगर क्रोमोसोम्स के साथ ये अटैच नहीं हुआ, मान लो किसी एक क्रोमोसोम के साथ यहाँ पर काइनेटोकोर प्रेजेंट नहीं था किसी भी कारण से, या फिर स्पिंडल फाइबर इसके साथ अटैच नहीं हो पाया, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये क्रोमोसोम जो है वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, या तो वो और क्रोमोसोम नंबर में डिफेक्ट आ जाएगा। अब आपको पता है कि दोनों तरफ जब 2 सेल्स बनती है तो दोनों में क्रोमोसोम सेम होने चाहिए, है ना, दोनों में सेम ही होंगे। 46 हो सकता है कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम तो कम रह जाए और यहाँ एक ज़्यादा हो जाए।
तो इस नंबर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक मैकेनिज्म है, वो ये है कि जो काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर अटैच्ड रहता है। तो ये जो मूवमेंट है, दो अब क्रोमोसोम्स जो हैं फिर वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग पोल पे चले जाते हैं, और ये अलग पोल पे जाने का जो मूवमेंट है ये रेगुलेटेड किया जाता है किससे, स्पिंडल फाइबर से। आई बात समझ में? क्रोमोसोम्स को डिवाइड होके अलग अलग पोल्स पे जाना होगा। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, सेल साइकिल पढ़ेंगे, तब हमें और अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे एक दूसरे से अलग होंगे। इस सेल के अंदर उनको यहाँ पर क्रोमोसोम अलाइन हो गए, अब यहाँ से क्रोमोसोम्स को क्या करना है, वापस अलग अलग पोल पे जाना है। अलग अलग पोल पे जाने के बाद क्या होगा, सेल डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, एक सेल से दो सेल्स बनेंगी। सो यहाँ पर ये काम है काइनेटोकोर का, क्वेश्चंस में आएगा, अभी हम आज क्वेश्चंस भी करेंगे। सो ये था सेंट्रोमियर के बारे में। अब ये जो सेंट्रोमियर है इसकी पोजीशन हमें देखनी होती है। इस पोजीशन के बेसिस पर हमने क्रोमोसोम्स को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, सिर्फ सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर। सेंट्रोमियर की पोजीशन की बेस पर हमने types of chromosome on the basis of position of centromere, ठीक है। सो सबसे पहला है मेटासेंट्रिक। अब देखो मेटासेंट्रिक का मतलब ये है कि ये सेंट्रोमियर है, हमें समझने के लिए मेटासेंट्रिक का मतलब ये है कि जो क्रोमेटिड्स की जो दोनों आर्म्स हैं, ये दोनों आर्म्स हो गई ना क्रोमेटिड की, ठीक है, ये दोनों आर्म्स की लेंथ अगर सेम है तो उस क्रोमोसोम को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल मिडिल में प्रेजेंट है, जिससे क्रोमेटिड जो है दोनों की आर्म जो है वो सेम लेंथ की है, तो हम उस क्रोमोसोम को कहते हैं मेटासेंट्रिक कहते हैं। नाउ सेकंड जो है वो है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक का क्या मतलब है, सब मेटासेंट्रिक का मतलब है कि यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम है इसकी लेंथ में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है। कैसा डिफरेंस है, बहुत ही स्लाइटली डिफरेंस है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इतना ही डिफरेंस है, बहुत ही स्लाइट डिफरेंस है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक आर्म थोड़ी सी छोटी है ना, कंपेयर करके देखें तो उसे हम कहते हैं सब मेटासेंट्रिक। मेटा में तो क्या था, बिल्कुल मिड में, सब का सब मेटा मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ठीक है। थर्ड है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक, अब ये जो एक्रोसेंट्रिक है इसका मतलब है कि अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया, ये एक आर्म तो इतनी छोटी रह गई और एक आर्म जो है वो इतनी लंबी रह गई, इसे हम कहते हैं एक्रोसेंट्रिक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, एक्रोसेंट्रिक कह रहे हैं। और फिफ्थ, फोर्थ एंड लास्ट वन टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का क्या मतलब है, टीलोसेंट्रिक का मतलब है, टीलो मतलब एंड, टिप। सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट है, टिप पर प्रेजेंट है क्रोमेटिड के। ये मैं यहाँ बना रही हूँ, एकदम टिप पर प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, ये सेंट्रोमियर है, कहाँ प्रेजेंट है, टिप पर प्रेजेंट है, ठीक है। टीलोसेंट्रिक के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों आर्म्स में, सब मेटासेंट्रिक के अंदर स्लाइटली डिफरेंस है, मेटासेंट्रिक के अंदर दोनों आर्म्स की लेंथ कैसी है, इक्वल है, इसलिए हमने उसे मेटासेंट्रिक कहा है। सो इसके बेसिस पर हमने क्या करा है,
डिवाइड कर दिया है क्रोमोसोम्स को सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पर।